भारत ने स्पेडेक्स मिशन के अंतर्गत 2 सैटेलाइट्स की सफलतापूर्वक डॉकिंग कर ली है और भारत ऐसा करने वाला चौथा देश है। भारत से पहले यूएसए, रशिया और चाइना के पास ही ऐसी टेक्नोलॉजी है। तो हमें देखना होगा कि स्पेडेक्स मिशन है क्या, डॉकिंग क्या है, इसके उद्देश्य क्या थे और भविष्य में जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसमें डॉकिंग का क्या रोल है और अभी और क्या करने की आवश्यकता है। तो ये सब चीजें हमें देखनी हो। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो स्पेडेक्स मिशन है क्या, तो स्पेडेक्स मिशन की फुल फॉर्म है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। तो स्पेस में डॉकिंग का एक्सपेरिमेंट करने के लिए यह मिशन लाया गया था। तो अब निकल के आता है सामने की डॉकिंग क्या है। डॉकिंग का अर्थ है कि अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट्स को एक दूसरे के पास लाना और पास लाने के बाद उनको आपस में जोड़ना, यही कहलाता है डॉकिंग, डॉक करना। और ये इतना आसान काम नहीं है क्योंकि अंतरिक्ष में जो आपके सैटेलाइट होते हैं उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं बात करूं लोअर अर्थ ऑर्बिट अर्थात 400-500 किलोमीटर के आसपास की अगर बात की जाए तो यहां पर 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होती है सैटेलाइट की। तो इतनी ज्यादा स्पीड में 2 सैटेलाइट्स को एक दूसरे के पास लाना, उनको अलाइन करना, एक दूसरे की सीध में लाना और फिर उनको आपस में जोड़ना बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है। इसीलिए ये जो टेक्नोलॉजी है कुछ ही चुनिंदा देशों के पास है। तो अगर भारत के इस मिशन की बात की जाए, स्पेडेक्स मिशन की, तो इसको PSLV C60 के द्वारा लॉन्च किया। अर्थात PSLV C60 जो आपका लॉन्च व्हीकल है उसके माध्यम से इन 2 सैटेलाइट्स को कक्षाओं में छोड़ा गया, ऑर्बिट्स में डाला गया। और इनकी जो कक्षा थी अर्थात जो ऊंचाई थी ऑर्बिट्स की वो 470 किलोमीटर के आसपास। अर्थात PSLV लॉन्च व्हीकल से इनको 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर सर्कुलर ऑर्बिट्स में डाल दिया गया। सर्कुलर ऑर्बिट का अर्थ होता है वृत्ताकार कक्षाएं। अगर मैं आपको दिखाऊं सर्कुलर ऑर्बिट की बात है तो ये मान लो अर्थ है, सॉरी, ये मान लो क्या है, अर्थ है। अर्थ के ऊपर इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट में इसको यहां डाल दिया गया 2 सैटेलाइट। तो यही इसमें कहा गया कि PSLV C60 के द्वारा इसे 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर वृत्ताकार कक्षाओं में डाला गया। और यहां पर ये 2 सैटेलाइट थे, एक था SDX-1 और एक था SDX-2। और इन दोनों को इस तरह से डाला गया कि ये एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर थे। अर्थात दोनों सैटेलाइट एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूम रहे थे पृथ्वी के चारों। और फिर इन दोनों में से एक जो सैटेलाइट था वो टारगेट था और दूसरा चेजर था। अब देखो दोनों शब्दों में है, एक टारगेट और दूसरा चेजर। चेजर मतलब पीछा करने वाला, अर्थात वो एक्टिव सैटेलाइट था, वो गति करेगा और टारगेट है वो अपने स्थान पर फिक्स रहेगा। अर्थात मान लो कि ये एक सैटेलाइट है, ये दूसरा सैटेलाइट है, तो जो टारगेट है वो तो अपनी जगह पर स्थिर रहेगा और चेजर गति करता हुआ इसके पास आएगा। और जब ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो दोनों को अलाइन किया जाएगा। इसके अंदर बहुत सारे सेंसर थे, कैमरास थे, जिसके थ्रू इन दोनों को क्या किया जाएगा, एक दूसरे के पास लाया जाएगा, अलाइन किया जाएगा। और इन दोनों की स्पीड भी बराबर की जाएगी जिससे कि ये एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हो जाए। दोनों की स्पीड बराबर है तो एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हो जाएंगे और फिर इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए। और ये भारत ने सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। दोनों को 3 मीटर की दूरी तक लाया गया और उसके बाद इनको डॉक कर दिया गया। तो ये था आपका डॉकिंग का जो, देखो इसमें भी आप देख सकते हो, देखो यहां पर एक सैटेलाइट ये है और एक सैटेलाइट ये है। यहां पर इन दोनों को पहले अलाइन किया जाएगा, एक दूसरे के बिल्कुल सीध में लाया जाएगा और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे डॉक हो जाएंगे। तो इसे ही कहा जाता है डॉकिंग। और इस जो अपना एक्सपेरिमेंट था, या यूं कहें ये जो मिशन था, उसका यही मेन उद्देश्य था, डॉक करना। अब उसके बाद डॉकिंग से जुड़े हुए अन्य एक्सपेरिमेंट भी करके देखने थे। सिर्फ डॉक कर देना ही उद्देश्य नहीं है, बाद में लास्ट में इसको अनडॉक भी किया जाएगा, इसको अलग भी किया जाएगा। लेकिन डॉकिंग के दौरान भी कई सारे इसके अंदर एक्सपेरिमेंट किए जाने थे। अगर उनमें देखा जाए तो उनमें 3 यहां पर, या मेनली 2 एक्सपेरिमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो था कंपोजिट स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल। अब कंपोजिट स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल क्या होगा, देखो दोनों को जब आपस में जोड़ दिया गया तो ये तो एक अलग सैटेलाइट था, ये अलग सैटेलाइट था, तो दोनों अलग अलग काम कर रहे थे।
अब जब दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा तो ये दोनों एक ही स्पेसक्राफ्ट या एक ही अंतरिक्ष यान के रूप में काम करें, एक ही सैटेलाइट के रूप में काम करें, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि दोनों कोऑर्डिनेट रूप से काम करें। पता लगे एक अलग तरह से काम कर रहा है, दूसरा अलग, तो एक ही सैटेलाइट बन के ये काम करें, इससे संबंधित एक्सपेरिमेंट भी किए जाने थे। इसे बोला जाता है कंपोजिट कंट्रोल, कि दोनों को संयुक्त रूप से इस तरह से मैनेज किया रहा है कि दोनों कोऑर्डिनेट रूप से काम करें, अलग अलग काम ना करें, एक ही सैटेलाइट के रूप में काम करें, यह भी इसमें देखा गया। इसके साथ साथ दूसरा काम किया गया, यहां पर पावर ट्रांसफर को एस्टैब्लिश किया गया और वेरीफाई किया गया, अर्थात कि एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट में क्या इलेक्ट्रिक पावर का ट्रांसफर हो सकता है या नहीं हो सकता, उससे संबंधित एक्सपेरिमेंट करने थे, ताकि रिसोर्स को शेयर किया जा सके। तो दूसरा जो ये था, यही था कि वैलिडेट पावर ट्रांसफर, एस्टैब्लिश एंड वेरीफाई द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर बिटवीन द डॉक स्पेसक्राफ्ट, अर्थात दोनों जो डॉक स्पेसक्राफ्ट है इनके बीच इलेक्ट्रिक पावर को शेयर करने का एक्सपेरिमेंट किया गया। तो ये भी इसका एक उद्देश्य था। तो ये तीन मुख्य उद्देश्य थे, पहला तो डॉक करना, फिर लास्ट में उसको अनडॉक किया जाएगा, दूसरा इसमें था कि पावर शेयरिंग को देखा जाएगा, तीसरा था कि इनको संयुक्त रूप से एक साथ मैनेज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसे देखना था। तो ये तो मेन जो इसका मिशन था, जो स्पेडेक्स है मिशन है, उसका उद्देश्य। लेकिन अब आगे की बात की जाए तो कि फ्यूचर में इनका क्या रोल है, क्यों जरूरी है डॉकिंग, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जो भारत के भविष्य के जो मिशन है, फ्यूचर के जो मिशन है, उनमें इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। भारत अंतरिक्ष में अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन, अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करना चाहता है, जैसे आपने सुना होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। तो भारत भी उसी तरह से एक स्पेस स्टेशन स्थापित करना चाहता है अंतरिक्ष में, इसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कहा गया है। तो ये भी लोअर अर्थ ऑर्बिट में होगा, लेकिन ये किसी एक मॉड्यूल का नहीं बना होगा, इसके अंदर 5 मॉड्यूल होंगे, मतलब इसके 5 पार्ट होंगे, बहुत हैवी होता है ये, एक साथ इसको लॉन्च नहीं किया जा सकता। अर्थात ये इतना हैवी है कि इनको एक साथ पूरे के पूरे आपके अंतरिक्ष स्टेशन को अर्थ से वहां लॉन्च करके नहीं पहुंचाया जा सकता, इसके अलग अलग पार्ट्स को वहां पहुंचाया जाएगा। इसके 5 पार्ट होंगे, तो 5 पार्ट को अलग अलग मिशन के तहत अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा या उनको ऑर्बिट में डाला जाएगा और फिर उनको आपस में जोड़ा जाएगा। अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहां पर देखो 5 मॉड्यूल होंगे इसके अंदर, एक बेस मॉड्यूल होता है, एक कोर मॉड्यूल होता है, एक साइंस मॉड्यूल होगा, एक लैब मॉड्यूल होगा, एक सीबीएम मॉड्यूल होगा। तो भारत इस तरह से क्या करेगा, 5 इन मॉड्यूल्स को अंतरिक्ष में अलग अलग छोड़ेगा, और जब इनको अलग अलग वहां छोड़ेगा तो वहां अंतरिक्ष में इनको आपस में डॉकिंग के थ्रू इनको आपस में जोड़कर एक पूरा का पूरा स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा। यहां पर देखो, यहां पर ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो ये अलग अलग अंतरिक्ष में या यूं कोई कक्षा में डाले जाएंगे और फिर उनको आपस में डॉकिंग के थ्रू जोड़ दिया जाएगा। और भारत का लक्ष्य है कि वो 2035 तक इसे प्राप्त करे। देखो यहां पर लिखा है 2028 से 2035, अर्थात 2028 में भारत इस तरह का पहला मॉड्यूल अंतरिक्ष में स्थापित करेगा, और उसके बाद धीरे धीरे कई सारे लॉन्च में ये इनको भी डालेगा और बाद में इनको सबको आपस में जोड़ा जाएगा। तो 2035 तक का भारत का ये लक्ष्य है कि वो अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन बनाए, और जिसका नाम दिया गया है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो इसमें भी इस डॉकिंग का रोल रहेगा। इसके बाद भारत अब चंद्रमा से सैंपल लाना चाहता है मिट्टी के, ये भी भारत का एक मिशन है, चंद्रयान 4। इसके तहत क्या किया जाएगा, चंद्रमा पर एक लैंडर को उतारा जाएगा और वो वहां से सैंपल्स को मिट्टी के इकट्ठा करेगा। फिर एक असेंडर मॉड्यूल होगा, वो वापस से क्या करेगा, ऊपर उठेगा, और जो चंद्रमा की कक्षा में एक ऑर्बिटर घूम रहा होगा उसके साथ अटैच होगा, वहां पर उसके साथ वो डॉक करेगा। फिर वो वापस आएगा अर्थ के पास, अर्थ की कक्षाओं में घूमेगा, और फिर वहां पर फिर एक स्पेसक्राफ्ट के साथ उसे डॉक किया जाएगा। उसको मैं भी समझाता हूं। तो यहां चंद्रयान 4 में भी इसका रोल है, अभी इसको दिखाता हूं कि कैसे काम करेगा। इसके अलावा भारत मून पर मानव को भी भेजना चाहता है, उसके लिए भी डॉकिंग की आवश्यकता होगी। तो जो मानव मिशन है भारत ने, वो भी इसका भी टारगेट दिया है कि भारत 2040 तक चंद्रमा पर मानव को उतारेगा, तो उसके लिए भी डॉकिंग की आवश्यकता। तो इस तरह से जो भारत की जो फ्यूचर की जो प्लानिंग है, उन सब में ये डॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं जो बता रहा था आपको चंद्रयान 4 की, उसके अंतर्गत कैसे होगा देखो।
देखो भारत ने जब चंद्रयान 3 को जहां से लॉन्च किया था तो देखो वो ये पृथ्वी है और ये मून है। तो अर्थ के चारों तरफ जब इस सैटेलाइट को यहाँ लॉन्च किया जाएगा तो वो अपनी कक्षा को बढ़ाता जाता है, वो यहां से अपनी कक्षा को यूं बढ़ाएगा तो उसकी कक्षाएं बढ़ती जाएंगी। और फिर क्या करेगा, जब वो काफी दूरी पर हो जाएगा तो ये अपनी कक्षा छोड़ के ये मून की कक्षा में पहुंच जाएगा और फिर मून के चारों तरफ इन कक्षाओं में इस तरह से यूं घूमना शुरू करेगा। तो जब मून के चारों तरफ कक्षाओं में घूमेगा तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, यहां पर एक लास्ट जो छोटे वाली ऑर्बिट है उसमें स्थापित हो जाएगा, बिल्कुल मून के पास वाली ऑर्बिट में। और जब इस ऑर्बिट में वो घूमता रहेगा तो यहां से एक लैंडर उतरेगा मून की सरफेस। अब जब ये मून की सतह पर उतरेगा चंद्रमा और यहां से वो मिट्टी के सैंपल को इकट्ठा करेगा और इसके बाद ये असेंडर के थ्रू वापस इस ऑर्बिटर में आके जुड़ जाए, तो यहां पर डॉकिंग होगी। तो ये डॉक होके इसके साथ आएगा और ये फिर वापस से क्या करेगा, अपनी कक्षाओं को इस तरह से बढ़ाता हुआ वापस ये कक्षा को चेंज करता हुआ यहां पहुंच जाएगा, यहां घूमता रहेगा अर्थ के चारों तरफ। अब इसको वापस अर्थ तक लाने के लिए एक स्पेसशिप को लॉन्च किया जाएगा जो यहां जाएगा, ये जो ऑर्बिटर है उसके साथ जुड़ जाएगा और वो इसको वापस अर्थ तक ले आएगा, इसे बोलेंगे रिटर्नर। तो यहां पर मैंने भी आपको बताया किस तरह से, देखो पहले तो क्या किया हमने, लैंडर को रखा, फिर असेंडर आया, असेंडर डॉक करेगा, फिर ये ऑर्बिटर या जिसे ट्रांसफर भी कहते हैं ये वापस से हमारी पृथ्वी की कक्षा में आएगा। फिर यहां पर हमने एक अंतरिक्ष यान को भेजेंगे, ये उसके साथ डॉक होगा और वो अंतरिक्ष यान इसको पृथ्वी की सतह पर लेके आएगा। तो यहां पर भी 2 या 3 बार आपको डॉकिंग करनी पड़ेगी। इस मिशन में डॉकिंग चाहिए, अंतरिक्ष पे जो आप स्टेशन बनाना चाह रहे हैं हम, उसमें भी हमें डॉकिंग चाहिए, मानव को वहां भेजना है तो भी हमें डॉकिंग चाहिए। इस तरह से डॉकिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और ये फ्यूचर में जो भारत के मिशन है उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। ये इतनी बात तो हो गई। अब इसके बाद एक चीज और हमें ध्यान में रखनी है कि जो पहले से ही अंतरिक्ष में, या यूं कहो कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, और भारत उसके साथ अगर जुड़ना चाहता है तो उसको जुड़ने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है जिनका नाम है इंटरनेशनल डॉकिंग सिस्टम स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल डॉकिंग सिस्टम स्टैंडर्ड्स, IDSS। देखो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसके साथ अगर भारत कोई स्पेसशिप भेजता है और वो उसके साथ अटैच होना चाहता है तो अटैच होने के लिए, डॉक करने के लिए कुछ कुछ स्टैंडर्ड रखे गए हैं कि आपको इस तरह के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। और भारत ने जो अभी चेजर, मैंने भी आपको बताया था, चेजर और टारगेट आपने देखा होगा, एक चेजर था और एक टारगेट था, जो भारत ने सैटेलाइट लॉन्च किया, उन दोनों में उन मानकों को ध्यान में रखा गया है, उन स्टैंडर्ड्स को भारत फॉलो करता है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि वहां पर ऐसे ही कोई भी जाके शिप अटैच नहीं हो सकता, तो वहां पर उसको जुड़ने के लिए कुछ तकनीकी आपको क्या चाहिए, विशेषताएं चाहिए, अगर उनको आप फॉलो कर रहे हो तभी आप उसके साथ अटैच हो पाओगे। तो भारत उन स्टैंडर्ड का फॉलो तो कर रहा है, लेकिन भारत में कुछ चीजों में अंतर है। तो भारत का जो डॉकिंग सिस्टम है इसके अंदर 2 मोटर हैं, जबकि वहां पर जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर 24 मोटर्स है। और भारत ने बहुत सारे नए सेंसर्स का भी इसके अंतर्गत यूज किया है। तो भारत कुछ मामलों में उससे अलग भी है कि यहां पर मोटर्स की संख्या 2 है, वहां पर 24 होती है। भारत ने बहुत नए तरह के, नई सीरीज के नए सेंसर्स का यूज इसके अंतर्गत किया है, तो ये थोड़ा सा इससे अलग है, तो इसको ध्यान में रखना है। अच्छा, दूसरी चीज अभी और कि अभी आगे और क्या क्या करने की आवश्यकता, कि हमने जो अभी शुरू किया ये तो फर्स्ट स्टेप है, अभी बहुत कुछ अभी और करना है। देखो क्या जरूरत है, अभी तक जो हमने, जो इस बार जो हमारा जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो सर्कुलर ऑर्बिट में, वृत्ताकार कक्षा में हमने 2 सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ दिया। लेकिन कक्षाएं देखो, अभी मैंने आपको दिखाया इस तरह की सर्कुलर कक्षाएं कम होती हैं, इस तरह की दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। देखो यहां पर ये सर्कुलर नहीं है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं भी होती हैं। उनमें 2 सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि उनके जो डायरेक्शन है, उनका जो ओरिएंटेशन है वो बदलता रहता है। तो इसके बाद का जो एक्सपेरिमेंट होगा वो इसी तरह का होगा कि हम जो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं हैं उनमें इनको डॉक करके देखें। तो एक तो डॉकिंग अनडॉकिंग हमें करते ही रहना है, वो तो करना ही करना है।
लेकिन अब इससे आगे बढ़कर हमें जो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं हैं उनमें भी डॉकिंग करनी होगी। इसके साथ साथ हमें जो भारत हम जो ये डॉकिंग सिस्टम के जो स्टैंडर्ड है वो भारत के खुद के हम डेवलप कर रहे हैं। जो डॉकिंग सिस्टम स्टैंडर्ड है वो भारतीय डॉकिंग सिस्टम स्टैंडर्ड्स हैं एक तरह से। हमें उन पर भी काम करना है। वो क्यों करना है? देखो, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, मैंने अभी आपको बताया, जो अंतरिक्ष स्टेशन है, वहां पर दो पार्ट है, एक रशियन पार्ट है और एक अमेरिकन पार्ट है। एक साइड में उस पूरे के पूरे अंतरिक्ष स्टेशन के एक पार्ट ऐसा है जो रशियन है, एक पार्ट ऐसा है जो अमेरिकन, और अमेरिकन स्टैंडर्ड अलग है और रशियन स्टैंडर्ड अलग है। तो अगर आपको अमेरिकन साइड से जुड़ना है तो आपको अलग तरह के स्टैंडर्ड चाहिए या तकनीक चाहिए, और इधर जुड़ना है तो आपको अलग चाहिए। और भारत क्या कर रहा है, इन दोनों जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको ले रहा है और उनके अच्छे तत्वों को ग्रहण कर रहा है। अर्थात भारत एक नया डॉकिंग सिस्टम डेवलप कर रहा है जिसमें दोनों के एलिमेंट होंगे। अर्थात मैं यूं कहूं कि वो दोनों में से किसी के साथ भी जाके जुड़ पाएगा। तो भारत अपने एक तरह का एक नया जो है डॉकिंग सिस्टम है उसको डेवलप कर रहा है, और इसके लिए भारत को ये चाहिए होगा कि उसे बहुत सारे जो मार्केट में पहले से डॉकिंग सिस्टम है उनको पहले भारत को परचेज करना पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए। अगर भारत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ना चाहता है, वहां पर अपने यानों को जोड़ना चाहता है, तो भारत को पहले परचेज करने होंगे बहुत सारे वैसे एक तरह के कहूं एक्सपेरिमेंटल स्पेस स्टेशन टाइप के, उनके डॉकिंग सिस्टम के साथ भारत जुड़ सके। तो यह भी भारत को करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ भारत देखो एक और क्या करेगा, एक ऑटोमेटिक डॉकिंग को भी भारत को अपनाना होगा। उसके क्षेत्र में भी हमें एक्सपेरिमेंट करने होंगे कि इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप ना हो, हमें यहां से कमांड ना देनी पड़े, वो खुद से ही क्या कर ले, आपस में ऑटोमेटिक जुड़ जाए। तो ऑटोमेटिक डॉकिंग के क्षेत्र में भी भारत को भी और सारे एक्सपेरिमेंट करने, उस क्षेत्र में भी काम करना। तो ये कुछ कुछ जो चीजें हैं जो अभी अभी हमें, और पहला मैंने बताया कि अभी हमें डॉकिंग और अनडॉकिंग के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं। दूसरा हमें करना है कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में हम इसको डॉकिंग करें। तीसरा, भारत को खुद के जो डॉकिंग सिस्टम है उसको डेवलप करने के लिए उसे अभी बहुत सारे उपकरण खरीदने पड़ेंगे, डेमो करने पड़ेंगे। तो ये सारे जो काम है वो भारत को भी करने हैं, और ऑटोमेटिक जो डॉकिंग सिस्टम है या ऑटोमेटिक डॉकिंग सिस्टम के क्षेत्र में भारत को काम करना हो। तो ये अभी फ्यूचर के जो स्टेप हैं जो अभी भारत धीरे धीरे आगे इन पर भी काम करेगा, तब हम पूरी तरह से डॉकिंग सिस्टम में काम कर पाए। अच्छा, इसके बाद कुछ चीजें और, अभी तक कौन कौन से ऐसे देश हैं जो डॉकिंग सिस्टम को डेवलप कर सकें? तो हमने पहले ही बताया कि 3 देश और हैं। एक है यूएसए, दूसरा है रशिया और तीसरा है चाइना। तो सबसे पहला डॉकिंग का जो एक्सपेरिमेंट है वो यूएसए के द्वारा किया गया था और लगभग 1966 में, और उसके अंतर्गत जेमिनी 8 को जोड़ा गया था एजीना टारगेट व्हीकल के साथ। तो याद रखना है, जेमिनी 8 पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जिसे किसी दूसरे स्पेसक्राफ्ट के साथ जोड़ा गया या दूसरे टारगेट व्हीकल के साथ जोड़ा गया। उसका नाम था एजीना टारगेट व्हीकल। तो जेमिनी 8 को एजीना के साथ जोड़कर देखा गया था सबसे पहले, और यह बात है 1966 की। और इसके अंदर नील आर्मस्ट्रांग भी थे जो बाद में चंद्रमा पर पहुंचे। तो यह क्रूड मिशन था, इसके अंदर क्रू था। और दूसरा जो मिशन, दूसरा जो सक्सेसफुल कंट्री था वो था रशिया। तो रशिया ने भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट 1967 में किया। उसने 66 में किया, तो इन्होंने अगले ही साल 1967 में ये एक्सपेरिमेंट किया, और इसमें इसने कॉस्मोस 186 और कॉस्मोस 188 दोनों को आपस में जोड़ा, और ये अनमैन्ड था, इसमें कोई मानव नहीं था। उसके बाद आता है चाइना। चाइना ने अभी अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के लिए मॉड्यूल अंतरिक्ष में भेजा था। तो उसके साथ उन्होंने क्या किया, 2011 में शेंजू 8 को जोड़ा। 2012 में फिर एक क्रूड मिशन को वहां भेजा शेंजू 8 के थ्रू, उसने भी उसी के साथ जाकर डॉक किया। तो उन्होंने मैंड और अनमैंड दोनों तरह का डॉकिंग का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है चाइना के द्वारा 2011 में और 12 में। तो ध्यान में रखना है, चाइना ने मैंड और अनमैंड दोनों तरह का डॉकिंग सिस्टम डेवलप किया है। रशिया ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो अनमैंड था सबसे पहला, और जो अमेरिका ने किया था वो मैंड था, या उसमें क्रू मिशन था, उसके अंदर एक तरह का क्रू मिशन था। तो आपको ध्यान में रखना है 1966, 1967 और उसके बाद 2011-12।
और पहला जो था वो जेमिनी 8 था, दूसरा आपका था कॉस्मोस, और तीसरा ये आपका चाइना वाला है। तो इनका आपको स्पेस मिशन जो आपकी इनकी जो स्पेस में लेबोरेटरी है उसका भी नाम आपको ध्यान में रखना है, उसका नाम है तिएनगोंग 1। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, जिसके साथ शेंजो 8 जाके अटैच हुआ। ये थोड़े थोड़े फैक्ट हैं जो आपको इसमें ध्यान में रखने हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा स्पेडएक्स मिशन था। तो कुछ भी अगर थोड़ा बहुत अगर रह गया हो तो एक नजर आप पीपीटी जो मैं अभी आपको दूंगा उसके अंदर होगा तो आप देख लेंगे। लगभग चीजें कंप्लीट कर ली गई हैं इस सेशन में। तो हो सकता है कि क्वेश्चन में पूछ ले कि कौन सी कक्षा में डाला गया, पहली बार किसने ये लॉन्च किया था, इसकी आगे क्या जरूरत है, इस स्पेडएक्स मिशन के अंदर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए थे। और अभी ये भी ध्यान में और रखना है कि अभी इसकी अनडॉकिंग की जाएगी, इसको अलग किया जाएगा और फिर ये दोनों सैटेलाइट अपना अपना काम करेंगे। ये दोनों सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग से संबंधित है, अर्थात ये जो अपना काम है रिमोट सेंसिंग का वो अनडॉकिंग होने के बाद वह करते रहेंगे। तो 2 साल अभी इनको अभी और काम करना है इन सैटेलाइट्स को, तो एक्सपेरिमेंट हो जाएगा।